नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 24 मार्च की सारी इकोनॉमी और पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड न्यूज़। इसमें काफ़ी सारी होंगी या कुछ बैकड्रॉप्स होंगे। हम इसमें इम्प्लीकेशंस देखेंगे। चलिए मैं आपको समराइज़ कर दूं। हम इस लेक्चर में क्या करने वाले हैं। हम लोन मोरेटोरियम पर बात करेंगे। इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो अहम रूलिंग आई है, इसके मद्देनज़र जो बैंकिंग सेक्टर का जो आने वाला सिनेरियो होगा, उसकी जो बारीकियाँ हैं, उसकी की हाईलाइट्स क्या हैं रूलिंग्स की, उसमें किस तरीके से की अमेंडमेंट्स किए गए हैं, इसका जो लाभ है कितना होगा इसमें, और एक तरीके से इस फैसले का असर क्या होगा, इम्पैक्ट क्या होगा, और जो याचिका में एक तरीके से क्या मांग की गई थी, इसमें राहत की मांग की गई थी, इसके मद्देनजर इसके इम्पैक्ट पर हम बात करेंगे, इसके होने वाला इम्पैक्ट। और इसके साथ साथ एक यहाँ पर अहम बात और है कि कोर्ट ने ये कहा है कि आर्थिक मामलों में उनकी एक लिमिट है फैसला लेने की। तो इसके मद्देनजर, क्योंकि ये एक्सप्लेन करने के लिए आपको आंसर्स के अंदर आपको बहुत बैलेंस तरीके से लिखना होगा, तो हम इस पर बात करेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि जो आपका फाइनेंस बिल है, इसको लेकर के डिजिटल टैक्स पर क्या कहा गया है, और ये पीई को लेके क्या, इसमें की अमेंडमेंट्स की हम बात करेंगे। बेसिकली इसके जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो एक तरीके से अब 5 लाख तक के पीएफ पर एक तरीके की छूट की बात की जा रही है, बजट में 2.5 लाख के ऊपर ब्याज पर लगाया था कर। तो इस तरह की जो तमाम बातें हैं, हम उस पर बात करेंगे। इसके बाद हम ये देखेंगे कि इसमें जो फर्टिलाइजर्स को लेकर सरकार की नीति क्या है, उसमें सब्सिडीज की तरह उसका रैशनल क्या है, बेसिकली इसको लेकर के सरकार का क्या रुख है। इसके बाद आईएमडी एक पोर्टल हुआ है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें 100 साल का डेटा है, तो इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। इसके बाद इंडियन यूनिकॉर्न्स पे हम बात करेंगे, किस तरीके से 100 इंडियन यूनिकॉर्न्स की बात की जा रही है, जिनका जो कलेक्टिव वैल्यूएशन हुआ है वो $240 बिलियन के ऊपर है। तो इस पे हमने यूनिकॉर्न्स पे एक सेपरेट फीचर भी किया था, उसको भी देखिएगा, लेकिन बहरहाल हम इसको फिर से कवर करेंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर गवर्नमेंट का विजन क्या है, उसकी नीति क्या है, और उन्होंने संसद में से किस तरीके से रखा है। इसके बाद जो एक तरीके की क्रिटिक है, जो फ्रीडम रिपोर्ट पे, यूएस के थिंक टैंक की ये रिपोर्ट है फ्रीडम रिपोर्ट, इसका एक क्रिटिक आया है, तो उस पर हम बात करेंगे थोड़ी। और इसके बाद हम देखते हैं कि डीजल और पेट्रोल पर जीएसटी को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन बहरहाल इसको वेलकम स्टेप की तरह लेना चाहिए कि इस पर बातचीत को ऑलमोस्ट तैयार है, यानी कि एक स्लाइट सी ओपनिंग है, लेकिन इसको लेकर के दोनों ही तरफ इसके पॉजिटिव से बहुत सारे, नेगेटिव से बहुत सारे हैं रेवेन्यू को लेके। लेकिन बहरहाल जो है इसको अभी इसमें बात होगी, तो ये कितना वक्त लगेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन बहरहाल इस पे जीएसटी के अंदर एक बात शुरू होने की बात इसमें कही गई है। इसके बाद लॉकडाउन को लेकर आरबीआई का एक बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन आया है, इस पर हम बात करेंगे किस तरीके से आरबीआई इसको देखता है और आने वाले फ्यूचर को लेकर के उसकी क्या रणनीति होगी। इसके बाद जो सरकार को जो डिविडेंड मिला है, ये करीब करीब 30,000 369 30,369 करोड़ का मिला है, यानी कि 3,400 करोड़ के आसपास का इसको जो ये जो पब्लिक सेक्टर ने टेकिंग से मिला, इसको हम थोड़ा सा डेटा वाइज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। और केन आर्बिट्रेशन केस के लेकर गवर्नमेंट जो फाइल करने वाली है, एक तरीके से अपील में गई है, तो इसको लेकर के काफी बात पहले भी की है हमने, इसको हम फिर से देखेंगे कि अब सरकार का जो नया कदम है इसका क्या इम्प्लीकेशन होने वाला है। और लिक्विडिटी पैकेज और डिस्कॉम्स को लेकर के यहाँ पर बात करनी है। पावर सेक्टर पर हमने पहले भी बात की है, पहले के लेक्चर्स में, बहुत क्रिटिकल सेक्टर है, तो लिक्विडिटी पैकेज को लेकर के इस पर एक बात होनी है, उसको हम देखते हैं इसमें। इसके बाद एक हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस होनी है, उसके मद्देनजर इंडिया पाकिस्तान के जो एक तरीके से जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं और उनकी शादी की मुलाकात हो सकती है, और इसमें देखते हैं इसको किस तरीके का इसका, लेकिन हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस ये क्वेश्चंस में पूछा जाता है। तो इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने एक तरीके से किस तरह की रूलिंग्स दी हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेके, ये चर्चा का विषय बना रहा है, इस पर हम अपनी इस पर राय रखते हैं। और इसके बाद एक इंपॉर्टेंट है कि इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस के अंदर एक पकल डुल PAKAL ये हाइड्रो पावर प्लांट है, ये JNK में है ऑफ कोर्स। इसको लेकर के पाक्स की क्या आपत्तियां हैं और इंडिया इसको आगे किस तरीके से देख रहा है, ये क्वेश्चन बन सकता है एक। और इसके बाद हम ये देखेंगे जो गुड्स का एक्सपोर्ट है, और ये इसकी जो डेटा इनसाइट्स है फाइनेंशियल 21 के लिए, इसके तहत जो है मोदी का क्या कहना है, इसमें कॉमर्स मिनिस्टर का क्या कहना है, हम इस पर बात करेंगे किस तरीके से ये लाइकली टू फॉल है, और वो भी थोड़ा मोटा फॉल नहीं है, 8 से 10% का फॉल इसमें बताया जा रहा है, ऐसा कहना है पीयूष गोयल का। तो इस पे हम सारी तमाम बातें करेंगे। हम इसका जो है ये सारे लेक्चर को हम इस पे रखेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें और बहुत अहम जो इसमें न्यूज़ है वो ये है कि कर्जदारों को एक तरीके से राहत मिली है। जो लोन मोरेटोरियम में किसी भी कर्ज पर नहीं लगेगा ब्याज पर ब्याज, तो ये इसकी मुख्य फाइंडिंग है। तो यानी कि अब जो मोरेटोरियम के अंदर किसी भी कर्ज पर ब्याज नहीं लगेगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से फैसला दिया है। इसकी मैं पूरी एक डिटेल रिपोर्ट तैयार करूंगा, एक सेपरेट लेक्चर इसको चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है,
बहरहाल वो चक्रवृद्धि ब्याज वसूलना है तो लौटाना होगा, मगर नहीं बढ़ेगी रियायत की अवधि। उनका ये बिल्कुल साफ कहना है। तो ब्याज पूरी तरीके से माफ करना संभव नहीं है, तो अर्थव्यवस्था पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। ये कोर्ट ने मुख्य बातें कही हैं। तो याचिका में जो की गई थी, इसमें राहत की मांग की गई थी। तो जो ये पीठ का जो ये फैसला है रियल एस्टेट सेक्टर और जो पावर सेक्टर को लेकर के, इसमें कई कारोबारियों संघों की ओर से दायर की याचिकाओं के बाद ये दिया गया है, जिसमें जो कोविड को इसमें रीजन दिया गया था, मौजूदा स्थिति को देखते हुए लोन मोरेटोरियम की जो अवधि बढ़ाने की इसमें एक तरीके से और अन्य राहतों की इसमें मांग की गई थी। तो आज याचिका इस संबंध में थी। बहरहाल इस पे कोर्ट का फैसला आ गया है और इससे जो है कि इस पे जो इम्पैक्ट है, जो इसका फैसले का असर है, वो ये है कि बैंकों को दो तरफा राहत मिली है। मोरेटोरियम की जो अवधि नहीं बढ़ने से बैंकों पर छूट से ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा और पूरा ब्याज माफ करने के लिए भी बैंक ब्याज जो है वो वसूल कर सकेगा। इसके बाद जो ग्राहकों को इससे राहत मिली है, छोटे कर्जदारों के साथ साथ जो है 2 करोड़ से ज्यादा कर्ज लेने वालों को, जिनको लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्योग और कारोबारियों को इससे फायदा मिलेगा। तो 2 करोड़ तक के कर्ज पर चक्रवृद्धि जो ब्याज माफी के लिए कोई तार्किक आधार नहीं है, ऐसा कोर्ट का कहना है कि चुनिंदा ऋण जो कर्ज का वर्ग है, इसके लिए 2 करोड़ रुपए तक के लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज की में छूट का केंद्र जो सरकार की एक तरीके से जो नीतियां हैं, इसका तार्किक आधार नहीं है। तो सरकार के पास कोई न्याय उचित तर्क नहीं है। तो इस तरीके की बात भी कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कही है। तो शीर्ष अदालत ने इस नीति पर मनमाना और इसको भेदपूर्ण बताया है। तो ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत अहम रूलिंग है। तो अब यह है कि सरकार ने राहत के लिए उठाए कई कदम हैं, जिसमें अदालत ने कहा है, ये शीर्ष अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार द्वारा उठाए गए जो विभिन्न कदम हैं, उस पर यह नहीं कहा जा सकता कि केंद्र और आरबीआई जो है कर्जदारों के लिए राहत पर विचार नहीं किया, यानी कि इसको इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसको मद्देनजर रखा है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात निकल करके आई है वो ये है कि पीठ ने ये भी कहा है कि जो एक नीति निर्गत इसके आधार पर रद्द नहीं कर सकते, तो मामले को दूसरे नजरिए से भी संभव है, इसका कोई निर्णायक लाभ इसमें नहीं दिया जा सकता। तो इसको लेकर के ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट बात है। इसमें जो एक चीज और इसमें है कि कोर्ट ने कहा कि जज नहीं होते आर्थिक विशेषज्ञ। तो ये जो फाइंडिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। इसको अगली स्लाइड पे देख लेते हैं। तो कोर्ट ने ये साफ कहा है कि जज जो है वो आर्थिक विशेषज्ञ नहीं होते हैं। और इसके बाद जो जो फाइनेंस की नीति जो है निर्णायक, इसमें न्यायिक समीक्षा नहीं है। तो एक तरीके से आर्थिक नीति के मामलों में न्यायिक दखल जो है वो बहुत सीमित है, यानी कि बहुत लिमिटेड है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। तो ये इसके तहत मैं जब पूरा इस पे लेक्चर तैयार करूंगा। और ये जो है इसमें एक चीज और इसमें आई है निकल करके कि सरकार जो है खुद वित्तीय परेशानियों से गुजर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसलों में ये भी कहा है कोविड को लेकर के कि सरकार की, जैसे उसमें जीएसटी का जिक्र किया गया था, तो सरकार की अपनी चिंताएं भी होती हैं। तो एक तरीके से वित्तीय नीति निर्णय में न्यायिक समीक्षा नहीं की, एक तरीके से देखा जाना चाहिए। जो फ्यूचर में जो होंगे उसके ऊपर भी इस निर्णय का जो है बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो सरकार के द्वारा लिए गए जो वित्तीय नीति के फैसले, इससे इनकार करते हुए पीठ ने कहा कि जो ये कोर्ट केंद्र की वित्तीय नीतियों के हिसाब से समीक्षा कर नहीं सकता, लेकिन ये दुर्भावनापूर्ण और मनमानी ना हो, यानी कि एक तरीके का उन्होंने क्वेश्चन लगा दिया है। तो उसने थोड़ा सा एथिक्स आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा मोरालिटी आ जाएगी, लेकिन बहरहाल जो है इसमें मोटी मोटी जो लीगल पर्सपेक्टिव से बातें, जो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बातें, आपको वो ख्याल में रखनी चाहिए जब आप इसका आंसर लिखेंगे। तो अब जो है एक तरीके का फाइनेंस बिल को लेकर के इसमें जो बात हुई है, और इसमें मैं आपको एक चीज और बता दूं कि जो जजमेंट है इसका मैं पूरा डिटेल करूंगा, और जो इसमें मैं आपको थोड़ी सी राशि बता दूं। तो गवर्नमेंट जो बैंक्स को है ये सेल करेंगे 7,000 करोड़ से 7,500 करोड़ तक, कहीं कहीं से 8,000 करोड़ भी बताया जा रहा है, एक्स्ट्रा रिलीफ के तौर पर अकाउंट फॉर इंटरेस्ट रिवर्सल। और एक एडिशनल जो है इसमें 1.2 ट्रिलियन यानी कि 1,20,000 करोड़ का एनपीएस जो है ये एडअप हो जाएगा मार्च तक। तो इसको लेकर के भी जब मैं इस पर पूरी सेपरेट फीचर बताऊंगा तो उसके ऊपर हम इसका डेटा एनालिसिस भी करेंगे कि जजमेंट ने कहा क्या है, मोटी मोटी बातें, और इसका जो है आर्थिक पहलू डेटा क्या कहता है, उस पर पूरी बात करेंगे। तो जो फाइनेंस बिल है एक तरीके से इसने राहत दी है डिजिटल टैक्स को लेकर के, पीएफ के थ्रेशोल्ड को लेकर के। तो जो टैक्स ब्रेक्स है ये डीएफआईज को लेकर के है, और एक तरीके से एलआईसी की जो लिस्टिंग है उसको इसने
क्लियरेंस दी है। तो की अमेंडमेंट्स अगर हम इसमें बात करें तो जो लिमिट है टर्नओवर की और वो असेसिस जो डबल्ड है इसमें 10 करोड़ से और 5 करोड़ को कर दिया गया है। तो फाइनेंस बिल का जो पर्पस है, जैसे आपका ऑडिटिंग अकाउंट्स एग्जिस्टिंग लिमिट जो थी ये अभी मौजूदा जो थी वो 1 करोड़ थी, तो इसको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और पीएफ का डिपॉजिट का जो थ्रेशोल्ड है इसको 5 लाख कर दिया गया है पर एनम, जबकि ये 2.5 लाख थी जिसमें इंटरेस्ट जो कंटिन्यू था वो टैक्स एग्जिम्प्ट कर दिया गया है। तो इसमें जो कोई फ्यूचर की जो बात की गई है जिसमें आईआईएफसीएल और डीएफआई का मर्जर जो है इसको भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कैपिटल गेन्स टैक्स से। तो ये वाली जो खबर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है कि कैपिटल गेन्स टैक्स से किसके मर्जर को जो है एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका सही आंसर होगा आईआईएफसीएल और डीएफआई का लेकर के। तो एक तरीके से ये देखा जाए कि इन्होंने जो चेंजेस थे फाइनेंस बिल के अंदर पार्लियामेंट ने इसे क्लियर कर दिया है, जिसमें डबलिंग की बात थी और इसमें मिनिमम लिमिट जो एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड को लेकर के जो बात थी, तो बहरहाल जो है ये क्लियर हो गया है। और इन्होंने जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर ने लोकसभा में बताया भी था कि जिन पीएफ धारकों का ये नियोक्ता अंशदान नहीं करते हैं उन्हें सरकार सालाना 5 लाख तक के पीएफ पर जो है कि सरकार की छूट देने की इसमें योजना है। इसके बाद वित्त मंत्री ने एक तरीके से एक जो बजट पेश किया था 1 फरवरी को, उसमें 2.5 लाख के ऊपर पीएफ के अंशदान पर मिलने वाले ब्याज पर 1 अप्रैल से कर लगाने की यानी कि टैक्स लगाने की बात की गई थी। इस समय बहुत चर्चित भी हुआ था। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इस प्रावधान को लेकर एक तरीके से पार्लियामेंट के अंदर स्पष्टीकरण दिया, एक क्लेरिफिकेशन दिया है। तो कई कर जो ये जो टैक्सेस के प्रपोजल से इसमें वित्तीय विधेयक 2021 में लोकसभा में एक तरीके से इसकी मोहर लग गई है। तो विधेयक इसमें इंपॉर्टेंट है, अभी आप आंकड़ा देखिएगा। तो विधायक को इसमें जो विधेयक है जिसमें जो है आपके 127 संशोधन की स्वीकृति के साथ पारित किया गया है, यानी कि 127 इसके अंदर संशोधन है जिसके बाद इसे पारित किया जा सका है। तो फाइनेंस बिल पर एक तरीके से वित्तीय विधेयक पर चर्चा के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने जोर देकर कहा कि पीएफ अंशदान के ब्याज पर एक कर के केवल 1% अंशधारक ही प्रभावित होते हैं। शेष जो अंशधारक हैं इस पर प्रभाव इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका जो योगदान है प्रति वर्ष जो है 2.5 लाख रुपए से कम है। तो बिल पर चर्चा के दौरान काफी ज्यादा बहस भी हो गई थी इसको लेकर के, लेकिन इसमें जो है कि आयकर कानून में बदलाव की जरूरत है क्योंकि इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मदद मिलेगी। और इसके साथ साथ एक चीज और हुई थी, मैं आपको बताता चलूं कि पेट्रोल डीजल पर जीएसटी में शामिल करने के लिए चर्चा को जो है सरकार जो है वो तैयार हो गई, लेकिन एक बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पे बना रहेगा और उसके मद्देनजर जो है इसमें जो है कि लेकिन बहरहाल सरकार तैयार हो गई है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है ये संसद में कि अगर राज्य चाहें तो इन्होंने एक तरीके से कैविएट ड्रॉ किया है यहाँ पर। इन्होंने कहा अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सरकार जो है जीएसटी काउंसिल यानी कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में इस पर चर्चा के लिए तैयार है। तो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि केंद्र पर आरोप इसमें नहीं लगाने चाहिए कि और ये भी देखना होगा कि राज्य भी कर लगाते हैं। जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी को लेकर के ये काफी जब बात हुई थी जब 100 किया था पेट्रोल, तो उसके बाद जो है सबसे ज्यादा जो कर है वो महाराष्ट्र की सरकार वसूलती है, ऐसा कहना है सरकार की तरफ से। तो ये जो है ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बिल हैं ये फाइनेंस में, इसमें की अमेंडमेंट्स की इसमें बात की गई है। तो एक तरीके से इन्होंने कहा है कि जो फ्यूल की अगली काउंसिल मीटिंग में इस पर बात होगी, चर्चा होगी, लेकिन ये रास्ता थोड़ा लंबा ही जाता हुआ दिखता है। तो इसके बाद जो है अब हम अगर बात करें तो हम ये देखते हैं कि जिस तरीके से एक तरीके से सरकारी जो कंपनियां हैं इससे जो मिले जो 30,369 करोड़ का जो लाभांश है इसको लेकर के क्या स्थिति है। तो 2020-21 में एक तरीके से रिवाइज्ड अनुमान जो संशोधित अनुमान से भी कम इसकी वसूली रही है। तो चालू वित्त वर्ष के दौरान जो है आपका चालू वित्त वर्ष में जो है सरकार ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम जिसको आप जिसको कहते हैं आप सीपीएसई, इसमें जो है आपका जो ये 30,369 करोड़ यानी कि सीपीएसई से सरकार को ये जो है डिविडेंड के तौर पर लाभांश जो है प्राप्त हुआ है। तो दीपम के जो शीर्ष अधिकारी हैं इन्होंने एक तरीके से बताया कि कोविड-19 महामारी के दबाव में लाभांश की जो वसूली है ये काफी क्या इसको कहते हैं कम रही है। तो एक इन्होंने इसको एक कैवेट यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो निवेश एवं सार्वजनिक संपत्ति जो प्रबंधन विभाग है जिसको दीपम, हमने इस पे पहले भी काफी बातें की हैं कि जो इसके सेक्रेटरी हैं जो सचिव हैं तुहनकांत पांड्या, इनकी तरफ से ये एक तरीके का प्रेस रिलीज इसमें जारी किया गया जिसमें इसमें बताया गया है कि सरकार ने पहले जो है
2020-21 में 65,747 करोड़ रुपए मिलने का, लाभांश मिलने का लक्ष्य रखा था, लेकिन ये ऑलमोस्ट आधे से भी कम हो गया। तो यानी कि इनका जो एक्सपेक्टेशन थी वो 65,747 करोड़ रुपए की लाभांश के डिविडेंड की थी, लेकिन ये घट करके जो है 30,369 करोड़ ही मिल सका। तो बजट में इसे घटाकर जो है 34,717.25 कर दिया गया था, लेकिन जो वास्तविक वसूली है वो इससे भी कम रही है। यानी कि बजट के जो प्रपोजल्स हैं, तो ये आंकड़े जब आप आंसर्स लिखते हैं तो आपको फैक्ट के साथ एनालिटिकल उस वक्त ही आपको हेल्प करेंगे। तो इसमें जो है कि अगर हम इसमें 22 मार्च तक के अगर हम फिगर्स देखें तो 2021 तक जो है कुल जो है आपका 30,369 करोड़ का लाभांश मिला है, जो कि आपका रिवाइज्ड लक्ष्य यानी कि जो संशोधित लक्ष्य के करीब 4,000 करोड़ रुपए से कम है। वो बिल्कुल हमें साफ दिखता है जो बजट की एक्सपेक्टेशंस थी और जो यूजुअल एक्सपेक्टेशन थी जो 65,000 करोड़ वाली थी, उससे तो आधे से भी कम हो गया है। तो एक तरीके से इसमें ये देखें कि जो BEML के जो प्राइवेटाइजेशन की बात इसमें की जा रही थी, इसके लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं और काफ़ी जो प्राइवेटाइजेशन के मोड पे सरकार आगे बढ़ गई है 100 कंपनियों को एक तरीके, और इसके लिए इन्होंने नीति आयोग को लगाया हुआ भी है, और जो इसके CEO हैं अमिताभ कांत, ये इसको देख रहे हैं। कल हमने इस पर बात की थी कि किस तरीके के 2 टास्क फोर्स की बात इसमें यहाँ पर हुई थी। तो इसके बाद जो ये प्रक्रिया है ये दूसरे चरण में पहुंच गई है, और जो BEML के लिए, और जो ये एक तरीके से इसका मूल्यांकन किया जाएगा, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं जिन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया है, तो सरकार ने जो है पिछले साल भी जो है BEML के लिए बोली लगाने की जो अवधि थी उसे बढ़ाकर 22 मार्च कर दी थी। तो इसमें जो है जो इम्पोर्टेंट बात निकल करके आती है जो आपको याद पता होनी चाहिए, वो यह है कि इसमें 26% की हिस्सेदारी जो है वो बेची जाएगी, और बाजार मूल्य के हिसाब से जो है करीब इसमें 1,000 करोड़ रुपए मिलने की सरकार को एक उम्मीद है। तो इसके साथ साथ जो एक केन्स को लेकर के काफी ज्यादा चर्चा में रहा है ये, और जो केन्स के खिलाफ केन एक तरीका जो आर्बिट्रेशन जो था, इसके खिलाफ जो है हेग की अदालत में अपील की दायर की है सरकार ने। तो भारत ने एक तरीके से ब्रिटेन की केन्स एनर्जी कंपनी के पक्ष में जो आया था सिंगापुर जो मध्यस्थता अदालत के फैसले के खिलाफ जो है कोर्ट में अपील की है। तो केंद्र सरकार ने केन्स एनर्जी जो पूर्ववर्तित कर नियमों के तहत जो है ये जो मामला था आपका 10,247 करोड़ का टैक्स मांगा था, जिस पर क्या है कि सिंगापुर की अदालत ने भारत सरकार को जुर्माना सहित पैसे लौटाने का आदेश दिया था। तो अब जो है केंद्र सरकार इसकी अपील में चली गई है। तो इसमें जो भी होगा ये 3 जो हेग के अंदर जो है कि इसमें 3 सदस्यीय अदालत में ये अपील दायर की गई है। तो इसको लेकर के काफी ज्यादा बातें हुई थी। इसको टैक्स को लेकर के, टैक्स बहुत एक कॉम्प्लेक्स इश्यू तो है ही, और खासतौर से ये वाला जो केस था केन्स वाला, ये काफी ज्यादा चर्चा में भी रहा। इसके बाद हम देखते हैं, अगर हम यूनिकॉर्न्स की बात करें, इस पे पूरा डिटेल लेक्चर आप प्लीज देखिएगा। तो देश में जो है 240 अरब डॉलर से ज्यादा का मूल्य जो है 100 यूनिकॉर्न्स स्टार्टअप का हो गया है। तो इसमें जो एक तरीके से 2005 के बाद जो चालू हुए थे, इसमें 2 तिहाई जो थे, इसमें 2/3 जो यूनिकॉर्न्स हैं वो 2005 के बाद चालू हुए हैं। तो जिसकी जो एक तरीके से 100 यूनिकॉर्न्स के स्टार्टअप ऐसे हैं जिनकी कुल बाजार मूल्य जो है आपका 17.39 लाख करोड़ से ज्यादा है, यानी कि 17,39,000 करोड़ से ज्यादा है। अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट करें तो ये 240 बिलियन डॉलर के करीब हो जाती है बात। तो इसमें से जो है जो इसमें बात मोटी मोटी निकल करके आई है, इसमें पूरा डिटेल फीचर मैंने बनाया था इनकी वैल्यूएशन के हिसाब से। और यूनिकॉर्न्स ऐसे स्टार्टअप कंपनियां होती हैं जिनका मूल्यांकन जो है 1 अरब डॉलर या उससे ज्यादा होता है। तो ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट फाइंडिंग है। और इसमें जो एक तरीके से इसमें देखे जाए तो इसमें सूचीबद्ध कंपनियों में 336 ऐसी हैं जो बाजार पूंजीकरण के 1 अरब डॉलर से इसमें ज्यादा है। तो यूनिकॉर्न के लिए फिनटेक कंपनियां जो हैं ये बहुत ज्यादा आगे हैं, और इस क्षेत्र में जो है 5 स्टार्टअप ऐसे हैं जिनकी कुल बाजार मूल्य जो है 22 अरब डॉलर से ज्यादा है। तो घरेलू फिनटेक कंपनियों में 10 अरब डॉलर की पूंजी जुटाई है। तो ये स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के मामले में सबसे ज्यादा आगे। तो इसमें फिनटेक कंपनियां बहुत आगे हैं, तो आपको ये मोटा मोटा आंकड़ा इसमें पता होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर किस तरीके से एक तरीके से फ्रीडम रिपोर्ट को लेकर के बहुत बड़ी चर्चा हुई थी, और फ्रीडम रिपोर्ट पर जो है विपक्ष ने जो अमेरिकी थिंक टैंक की रिपोर्ट आती है फ्रीडम रिपोर्ट करके, इसको मद्देनजर जो है इस पे काफी एक तरीके का क्रिटिक आया था। तो सरकार ने इस पे एक तरीके से पलटवार
पार करने की दिशा में इसको कदम को देखा जा सकता है। तो विपक्ष ने जिस तरीके से अमेरिकन थिंक टैंक की फ्रीडम रिपोर्ट के आधार पर हमला बोला था, तो उसको लेकर के सरकार ने अपने पक्ष वाली जो अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट को स्वीकार करती है। तो इसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा था यहाँ पर ये कि जो अमेरिका थिंक टैंक की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए एक तरीके से उन्होंने उसे क्रिटिक इस पे जारी किया है। जो थिंक टैंक की उसका सही नक्शा नहीं पेश करते, उस रिपोर्ट को इनके जो मेन ऑब्जर्वेशन है संसद के अंदर कही गई है कि उसकी रिपोर्ट गंभीरता से लेने की जरूरत ही क्या है, तो इसका रेलिवेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, तो एक तरीके से सरकार ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया है। तो तो ये आपको पता होना चाहिए कि फ्रीडम जो रिपोर्ट है ये अमेरिकन थिंक टैंक इसको जारी करता है। अब सवाल ये आता है जो कृषि क्षेत्र फार्मर प्रोटेस्ट को लेके, जो कृषि क्षेत्र है सरकार की प्राथमिकताओं में है ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है। संसद के अंदर जो कृषि क्षेत्र जो है सरकार की सर्वाधिक प्राथमिक वाली सूची में है, और जो एग्रीकल्चर सेक्टर है इसमें सुधार से किसानों का जीवन स्तर बदलना चाहती है सरकार ने। रिपीटेड प्रधानमंत्री मोदी के शीर्ष नेतृत्व में ये कहा है कि किसानों की जो आय है वो 2022 तक दुगनी करना चाहती है सरकार, और इसके दिशा में बहुत बड़े कदम लिए जा रहे हैं। और जो तीन जिनको किसान काले कानून बता रहे हैं और जो सरकार क्रांतिकारी कानून बता रही है, वाटरशेड मूवमेंट बता रही 1991 के एक तरीके से उसके बाद से, तो ये जो आप देखें इसकी जो योजना है कृषि का जो बुनियादी ढांचा है उसमें जो उपकर के जरिए मंडियों को बेहतर बनाने की बात इसमें की गई है। तो इस उपकर का उपयोग जो है कृषि क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने संसद में कहा है। तो इसमें एक बात और निकल करके आती है कि एग्रीकल्चर जो है आपका वो स्टेट का सब्जेक्ट है, यानी कि राज्य का विषय है, इसलिए इस मद में जो हासिल रकम जो है वो राज्यों को दी जाएगी, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर का स्पष्ट कहना है। तो इसके बाद जो हम बात निकल करके आती हैं जो उर्वरक की यानी कि जो फर्टिलाइजर्स की सब्सिडी खातों में डालने की तैयारी कर ली गई है। तो केंद्रीय जो रसायन और उर्वरक मंत्री हैं डीवी सदानंद गौड़ा, इन्होंने लोकसभा में एक तरीके से ये स्पष्टीकरण सरकार का विजन रखा है। इन्होंने कहा है कि सरकार जो है उर्वरक पर मिलने वाली सब्सिडी जो है सीधे तौर पर लाभार्थी के बैंक खातों में डालने की इच्छुक है, यानी कि जिसको कहते हैं डायरेक्ट, इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर की बात इसमें यहाँ पर की जा रही है। तो इसके लिए प्रयास भी जारी हैं और इसमें जो अंतिम फैसला लिए जाने में अभी थोड़ा सा इसमें वक्त लगने वाला है। तो ये जब हुआ था ये क्वेश्चन आवर के दौरान ये भी बताया गया था कि सरकार जो है रासायनिक उपकरणों का इस्तेमाल खत्म करने की दिशा में कई कदमों को उठाया भी गया है। तो ये आप फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर और सब्सिडीज को लेकर के ये जो है ये वाली बात आप आंसर्स में लिखिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। और संसद में एक तरीके से सीएए पर नियम बढ़ाने के लिए इन्होंने जो समय सीमा है वो भी बढ़ा दी है। तो एक तरीके से लोकसभा में 9 अप्रैल, राज्यसभा में 9 जुलाई तक का इसमें वक्त दिया है। तो इसमें जो बहरहाल ये है कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं इन्होंने ये लोकसभा में बताया है कि जो नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को, जो कि 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचित कर दिया गया था, वो अब यह अब 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ, इस तरह की इसमें बात की गई है। तो इसको लेकर के लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर सरकार की क्या नीति है। फ्रीडम रिपोर्ट को नकार ही दिया है, उर्वरक को सब्सिडी खाते में डालने की तैयारी की जा रही है, और इन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से फर्टिलाइजर्स में इस्तेमाल जो है इसमें खत्म करने की दिशा में कदम लिए गए हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर मैं आपको और बताता चलूं कि 131 देशों के नागरिक इसमें जो है अब ई वीजा ले सकते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कितने देशों के नागरिक इसमें ई वीजा ले सकते हैं, तो राइट आंसर आपका होगा 170 कंट्रीज का। तो एक तरीके से ये अगेन जो है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है नित्यानंद राय ने मंगलवार को एक तरीके से इसमें देखा जाए तो ट्यूसडे को जब ये सारी लोकसभा की कार्रवाई चल रही थी उस वक्त मुझे बिल्कुल ध्यान है, तो इसके दौरान ये बताया था कि 171 देश जो हैं भारत में जो है अब ई वीजा ले सकते हैं। तो एक तरीके से इसमें आप देखें कि ये जो है इस सुविधा का विस्तार जो है एक तरीके का कंटिन्यूस प्रोसेस है। तो अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये ई वीजा जो है सरकार जो है 171 कंट्रीज को देने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर और है कि जो आईएमडी की तरफ से ये क्वेश्चन बन सकता है, इसमें काफी संभावना है, इनफैक्ट इसकी प्रबल संभावना है। तो आईएमडी ने एक लॉन्च किया है पोर्टल जिसमें डेटा जो है आपका 100 सालों से ज्यादा का है। तो जो इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जिसको आईएमडी भी कह रहे हैं, तो इन्होंने एक तरीके का लॉन्च किया है क्लाइमेट डेटा सर्विस पोर्टल।
तो ये इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट डेटा सर्विस पोर्टल इसमें पूछा जा सकता है। इसमें जो डेटा है वो 100 साल से भी ज़्यादा का है जो पब्लिक जिसको असेस कर सकती है। तो क्लाइमेट डेटा सर्विसेज पोर्टल जो है ये डेवलप किया गया है। ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा किसने डेवलप किया है, तो आईएमडी पुणे आपका सही जवाब होगा। और इसमें यूजर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म्स हैं जो क्लाइमेट डेटा मैनेजमेंट को और जो सप्लाई को एक तरीके से जो यूजर्स को डेटा जो चाहिए उसको मुहैया कराएंगे। तो आईएमडी पुणे इसका सही आंसर होगा। और ये जो होगा ऑटोमेटेड क्लाइमेट डेटा मैनेजमेंट प्रोसेस, रियल टाइम डेटा एक्विजिशन और एक्विजिशंस, और इसमें जो है एक्सपीडिशियस डेटा जो है इसके लिए जो है जो मेट्रोलॉजिकल डेटा जो है ये आपका 1900 से आपको मिल जाएगा। तो इसमें जो मेजर कंपोनेंट है आपका रियल टाइम मॉनिटरिंग वेदर ऑब्जर्वेशन की, और इसमें जो है आपका आईएमडी मेटा डेटा पोर्टल, रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड ऑनलाइन, तो ये सभी होंगे। लेकिन आपका आंसर जो होगा ये किसने किया है, आईएमडी पुणे आपका इसमें सही जवाब होगा। अब हम मोटी मोटी बात इसमें कर लेते हैं कि डिस्कॉम्स को लेकर के जो बात इसमें की जा रही है, डिस्कॉम्स को लेके जो है जो एक 40,000 करोड़ जो है ये लिक्विडिटी पैकेजेस की बात की जा रही है। तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के जो यूटिलिटीज हैं, जो डिस्कॉम्स हैं देश के अंदर, उसको सैंक्शन कर दिया गया है लोन जो है 1,35,000 करोड़ का, और जो डिसबर्स कर दिया गया है 46,321 करोड़ का। तो इसको एक तरीके से लिक्विडिटी इन्फ्यूजन स्कीम ये जो है ये भी संसद में बताया गया है। इसके बाद जो मैं आपसे बात कर रहा था हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस की, जो मैंने शुरुआत में कहा था, उसके बाद जो है आपकी जो पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी जो ये हैं, ये तो पहले ये हो कहाँ रही है, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस जो हो रही है तजाकिस्तान में हो रही है। और इसमें जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं शाह महमूद कुरैशी, इनकी शायद एक लाइकली मीटिंग हो जाए साइडलाइंस पे हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी के साथ। तो इन्होंने एक तरीके से इसकी स्पेकुलेशन है, लेकिन बहरहाल इसको कहा नहीं जा सकता। लेकिन आपके लिए ये आंसर होगा कि ये हो कहाँ रही है बेटा, हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है और इसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इसमें फॉरेन मिनिस्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये तजाकिस्तान में हो रही है। तो ये इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद जो एससी और एसटीज की जो है ने स्टे लगाया एक तरीके की जो प्रोसीडिंग्स है हाई कोर्ट्स में, जो प्ली ओटीटी के खिलाफ जो चल रही है एक तरीके से, जो काफी सारे हाई कोर्ट्स के अंदर ये चल रही है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर किया जाए। तो जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसने ऑब्जर्व किया है कि जो ट्रांसफर पिटीशन मीन्स की जो है कि प्रोसीडिंग्स जो है यहाँ पर स्टे कर दी जाएंगी। तो बहरहाल जो है कई सारे राज्यों के अंदर हाई कोर्ट्स में ये चल रहा है मामला। तो इस अब एक इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर न्यूज़ है वो बहुत महत्वपूर्ण है रादर, उसको ये देखें कि जो इंडो रिलेशंस में इसमें ये आता है। तो इंडिया ने एक तरीके से जस्टिफाई किया है, जिसको पूरा अधिकार भी है, जो उसका डिजाइन है पाकुल दुल का, PAKULDUL। तो इसको लेकर के पाकिस्तान ने अपने ऑब्जेक्शन, जाहिर सी बात है वहाँ देने ही थे, तो पाकिस्तान ने अपने ऑब्जेक्शंस को रेज किया है। जो इसका डिजाइन है पाकुल दुल का, PAKAL पाकुल DUL दुल, और ये जो है आपका लोअर कलनाई हाइड्रो पावर प्लांट जो है JNK में है। इसके लिए जो है और इंफॉर्मेशन की मांग की गई है प्रोजेक्ट्स में। और ये जो लद्दाख से जो इंडस कमिश्नरीज हैं और ये दो कंट्रीज की जो है इनकी मुलाकात भी हुई थी। लेकिन बहरहाल क्वेश्चन ये बनेगा जो पाकुल दुल है ये कहाँ पर है, ये है क्या पहले तो लोअर कलनाई हाइड्रो पावर प्लांट है, ये JNK में है, जिसको लेकर पाकिस्तान ने अपनी आपत्तियां जाहिर की हैं। और एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर है वो ये है कि जिसको कहते हैं कि जो गुड्स का जो एक्सपोर्ट्स है ये इसके लाइकली टू फॉल, इन्होंने वर्ड यूज किया है, और ये बड़ा फॉल होगा 8 से 10% का फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर। तो जिसमें कहते हैं कि इंडिया का जो लास्ट ईयर लेवल ऑफ ट्रेड था, तो ये जो गुड्स का जो एक्सपोर्ट्स था इसमें 8 से 10% की शॉर्टेज आने की पूरी इसमें संभावना है, प्रबल संभावना है करंट फिस्कल में, जो फाइनेंशियल ईयर 21 की बात की जा रही है। अगर हम इसी पीरियड को पिछले साल से ईयर ऑन ईयर अगर इसका हम कंपेरिजन करें, ऐसा मुकी यानी कि मिनिस्टर फॉर कॉमर्स जो है, कॉमर्स और इंडस्ट्री पीयूष गोयल की तरफ से ऐसा कहना है। तो इन्होंने ये जो है जैसे टूरिज्म, जैसे अदर टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी हो गई, तो इसमें जो है ये करीब करीब 90% जो हमारी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड को अगर इसे कंपेयर करें तो ये प्रीवियस ईयर्स के करीब होता है। यानी कि इसमें सीधे सीधे 8 से 10 साल की 8 से 10% की इसमें साफ गिरावट दी गई है। तो ये जो दो सेक्टर्स है ये जो है पैंडेमिक के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर्स में से हैं, ऐसा कहना है मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल का। तो ये सारी तमाम बातें आपकी इसमें सारी कवर हो जाएंगी। हम कल आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों।